नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता है कि आप माध्यमिक कक्षा अर्थात हाई स्कूल का विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, तो अपनी वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो संबंधी कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथ में ही मैं आपको एक नंबर डिस्प्ले करा रही हूँ स्क्रीन पर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेजेस के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी लेसन या टॉपिक से रिलेटेड कोई परेशानी अगर आपको आ रही है तो वो आप हमसे इस नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। और हाँ, ये एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आप हमारी इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए जो NIOS माध्यम बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं और साथ ही साथ अन्य किसी हिंदी बोर्ड माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं, जिनसे कि उन्हें अध्ययन करने में सरलता हो सके। आज हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 3 गतिमान वस्तुएं कि यूनिट 9 गति और इसका वर्णन। एक हम रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो औसत चाल एवं औसत वेग के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। गति का ग्राफी निरूपण कि गति को हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, स्थिति और समय का ग्राफ, वेग समय ग्राफ, त्वरित गति और त्वरण, ये हम लोग पिछले अपने वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज जो हम यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे, जो पढ़ेंगे, उसका शीर्षक है गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक समान त्वरण ए से गतिशील किसी वस्तु पर विचार कीजिए। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप कल्पना कीजिए कि कोई वस्तु है जो कि एक समान त्वरण ए से गतिशील है। अब हम मानते हैं कि इसका जो आरंभिक वेग है, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, जो आरंभिक वेग है, वो t बराबर 0 समय पर u है और t समय के उपरांत t समय के बाद इसका वेग v हो जाता है। और इस ये जो समय है t बराबर 0 से लेकर t समय, जो हम बात t बराबर 0 से लेकर t तक, मतलब जो हम t समय की बात कर रहे हैं, इस समय अंतराल के दौरान जो विस्थापन होता है वो s है। तो अब फिर से एक बार हम इस चीज को समझते हैं कि हमें एक ऐसी वस्तु की कल्पना करनी है जो कि एक समान त्वरण a से गतिशील है, जिसका आरंभिक वेग t बराबर 0 समय पर u है। आरंभिक वेग उसका u है, यानी कि t बराबर 0 समय पर उसका जो आरंभिक वेग है वो u है और t समय के उपरांत t समय के बाद इसका वेग v हो जाता है। और ये जो समय अंतराल है, ये जो टाइम पीरियड है, इसके दौरान जो उस वस्तु ने अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आके जो उसका विस्थापन हुआ है वो s है। अब इन राशियों के बीच खास संबंध होते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। हमने आपको त्वरण की बात करते हैं, हमने पढ़ा था त्वरण, एक्सेलरेशन। तो त्वरण बराबर, हमने ये पिछले अपने वीडियो में पढ़ा था, आप उसको एक बार देख लें अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लगा हुआ समय। मतलब त्वरण का जो फॉर्मूला, त्वरण हम कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास वेग में परिवर्तन हमें पता है, वेग में परिवर्तन कितना हुआ है और कितने समय में हुआ है, उस वेग में परिवर्तन होने में समय क्या लगा है, अगर ये दोनों चीजें हमें पता है तो इसके माध्यम से हम लोग अपने त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था, हमने माना था कि एक समान त्वरण a से गतिशील है, तो त्वरण हो गया a। वेग में परिवर्तन, इस केस में जो हमने कल्पना की थी कि उसके आरंभिक वेग जो है वो u है और जो उसका अंतिम वेग है v है, और जो समय लगा है उसमें v से u से v होने में जो समय लगा है वो t है और विस्थापन s है। तो हम वो चीज हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे हम a बराबर वेग में परिवर्तन, इस हिसाब से इस कंडीशन में हमारा वेग में परिवर्तन क्या होगा कि जो अंतिम वेग है माइनस आरंभिक वेग। हमेशा अंतर, यही अंतर जब भी हम निकालते हैं तो अंतिम वैल्यू, लास्ट जो हमारी वैल्यू होती है और जो फर्स्ट वैल्यू होता है, उन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने वही किया है। देखिए, ये रहा हमारा, ये हमारा v अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग। तो जो अंतर होगा तो कितना होगा, तो v में से जब u को माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस निकल आएगा, वेग में परिवर्तन। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई t समय में हमने वहां पे अभी पीछे पढ़ा था कि वो आरंभिक वेग u है और t समय के उपरांत वो v हो जाता है। तो ये लगा हुआ समय जो है वो t है। t समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो v माइनस यू हो रहा है। तो त्वरण a जो होगा वो v माइनस यू डिवाइडेड बाई
टी। अब अगर इसको हम और समझें और इसको करें तो अगर हम टी को इधर लेके जाएंगे तो देखिए, अगर इसको हम एक सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो ए टी हो जाएगा, इधर टी चला जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए टी हो जाएगा। तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, और फिर v को हम अगर इस साइड छोड़ देंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कॉपी में तो आपको समझ में आ जाएगा, t इधर जाएगा, इधर v माइनस यू रह जाएगा, v को इधर छोड़ेंगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमारा हो गया गति का पहला समीकरण। समीकरण एक जो हमने ये लिखा है इसी को कहा जाता है गति का पहला समीकरण। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारी एक वस्तु थी, एक समान त्वरण a से गतिशील थी, उसका आरंभिक वेग u था, उसका अंतिम वेग v था, और जो समय अंतराल, जो समय लगा था वो t था। ठीक है, तो हमने त्वरण का पता होता है हमें a इक्वल्स टू वेग में परिवर्तन यानी कि v माइनस यू बटे t। इसको हम हल करेंगे, सरल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि हमारा गति का पहला समीकरण प्राप्त हो जाता है हमें। अब हमने पिछले स्लाइड्स में, ये भी पिछले जो वीडियोस है उसमें हमने पढ़ा था कि औसत वेग बराबर होता है, औसत वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय अंतराल। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि विस्थापन निकाल लिया उस फॉर्मूले से, तो हमने औसत वेग का फॉर्मूला ना लिख के हमने विस्थापन लिख दिया कि विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा समय अंतराल। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया था उस फॉर्मूले का, और ये चीज हम ले आए हैं कि विस्थापन पद को हमने इधर छोड़ दिया, औसत वेग इंटू समय अंतराल। तो अगर हम विस्थापन को ऐसे से दिखाते हैं, हमने अभी बताया था कि उसका विस्थापन जो हमने कंडीशन अज्यूम करी थी, जो मानी थी, उसमें हमने बताया था उसका जो विस्थापन होता है वो t सेकंड में s हो जाता है। तो ये वही विस्थापन है। तो s बराबर औसत वेग गुणा समय अंतराल। औसत वेग क्या होगा इस कंडीशन में? हमारा u हमारा अंतिम वेग था, u हमारा प्रारंभिक वेग था, v हमारा अंतिम वेग था। तो दो वैल्यूज हमारे पास वेग की है, v और u। तो औसत वेग क्या निकल के आएगा हमारा? ऑब्वियसली दोनों को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो वैल्यूज है तो औसत तो ऐसे निकलेगा। यहाँ पे वेग हमारे पास है, लेकिन हमारे पास आरंभिक वेग और अंतिम वेग की अगर वैल्यू दी हुई है तो उन दोनों को ऐड कर देंगे और बटे 2 कर देंगे, क्योंकि दो हमारी वैल्यूज है यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई है हमारी, और ये हमने एडिशन कर दिया दोनों वैल्यूज का एडिशन कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो पहला वेग, एक वेग v है, एक वेग u है। सिंपली आप इसको ऐसा समझिए, एक वेग v था, एक u था, दोनों को ऐड किया बटे 2, क्योंकि दो वैल्यूज थी। औसत निकालने का तरीका इंटू t हमारा समय अंतराल। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर हम, हमारा अभी गति का जो पहला समीकरण निकल के आया था वो आया था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी आपको याद होगा जो अभी हमारा गति का पहला समीकरण निकल के आया था, वहां पे हमारा गति का पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी। तो अब इस v को हम यहाँ पर u प्लस ए टी से रिप्लेस कर देंगे, मतलब v को हटा देंगे, वहां पे हम v की जगह पे v बराबर u प्लस ए टी, हमारा गति का पहला समीकरण था, उसकी मान यहाँ पे हम रख देंगे u प्लस ए टी प्लस u तो यहाँ पे है ही बट्टे 2 गुणा t। अब इसको और हम अगर सरल करेंगे तो s बराबर, अगर आप इसको खोल लेंगे t की गुणा तीनों पदों में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ut बट्टे 2 प्लस ए टी इंटू टी। तो t और t स्क्वायर, ए टी स्क्वायर बट्टे 2 प्लस यू टी बट्टे 2। ठीक है, यू टी बट्टे 2। तो बस अगर आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू टी बट्टे 2 और यहाँ पे होगा यू टी बट्टे 2, तो वो हो जाएगा 2ut बट्टे 2। ठीक है, 2 बार ut हो जाएगा बट्टे 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका बचेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहाँ से आया? जो हमने इसका करा था, ये इसकी मल्टीप्लाई जब इस वाले पद की इससे होगी तो ए टी स्क्वायर बट्टे 2, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टे 2 ए टी स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमारा निकल के आया है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हमारा गति का दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण हो गया हमारा v बराबर u प्लस ए टी, जो हमने यहाँ पे मान रखा था, ये गति का पहला समीकरण था। और इस गति के पहले समीकरण को विस्थापन के फार्मूले में रख के, विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा समय अंतराल में v को अगर हम v बराबर u, पहला गति का पहला समीकरण का मान रख देंगे तो s बराबर औसत वेग गुणा समय अंतराल, ये रखा हमने औसत वेग के मान इतना, v को हमने गति का पहला समीकरण से रिप्लेस कर दिया। तो सॉल्व करेंगे तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया हमारा, यह विस्थापन है। तो इसी को हम गति का दूसरा समीकरण कहते हैं।
अब एक कंडीशन है, अब आप ये सोचिए कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था से चलना शुरू करती है तो u बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर कहीं पे ऐसा सवाल आ जाता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, विराम अवस्था से चलना शुरू करती है मतलब वो रुकी हुई थी और उसने चलना शुरू किया, तो हम u बराबर 0 रखते हैं। u हमने बताया था, अभी हमने अज्यूम किया था पहली स्लाइड्स में, u क्या था हमारा आरंभिक वेग था t बराबर 0 समय पर, मतलब जब समय t बराबर 0 था तो u आरंभिक वेग था। अगर हम कहते हैं कि विरामावस्था से चलना शुरू करती है तो उस कंडीशन में u बराबर 0 होता है। सवालों में भी आपसे पूछा जाएगा कि विरामावस्था से कोई वस्तु चलना शुरू करती है, v का आपको वैल्यू दी जाएगी, a की वैल्यू दी जाएगी, t की, तो आप उसके माध्यम से a की वैल्यू और जो भी मतलब जो भी वैल्यू जो हमें पता नहीं है, कोई भी एक वैल्यू हम उससे निकाल सकते हैं। तो अगर विरामावस्था की बात आ रही है तो उस टाइम सीधे सीधी बात है कि u बराबर 0 होगा। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए अभी जो हमने गति का दूसरा समीकरण निकाला था ये वाला, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमने अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करती है तो उस केस में मैंने आपको बताया u जो होगा 0 होगा। u मतलब हो गया आरंभिक वेग, आरंभिक वेग उस कंडीशन में 0 होगा जब वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू करती है। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u अगर हम विराम अवस्था से चलना शुरू करेगा तो u बराबर 0 रख देंगे। देखिए हमने u बराबर 0 पुट कर दिया तो ये वाला जो पद होगा ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, s बराबर हाफ at स्क्वायर। ठीक है, u की वैल्यू 0 रख दी हमने गति के दूसरे समीकरण में, तो हमारा s आ गया, विस्थापन आ गया हाफ at स्क्वायर। इस प्रकार हमने ये देखा कि स्थिर त्वरण से गतिशील एक वस्तु का जो विस्थापन होता है वो t स्क्वायर के समानुपाती होता है, जो कि हमें यहाँ से पता चल रहा है। देखिए ये कह रहे हैं कि कोई वस्तु जो कि स्थिर त्वरण से गतिशील है उसका जो विस्थापन होता है जो s होता है, हमें पता चल रहा है s किसके समानुपाती है, t स्क्वायर के। देखिए s समानुपाती t स्क्वायर। ठीक है, जबकि स्थिर वेग यानी कि स्थिर वेग का मतलब हो गया कि जो गति है वो उसकी स्थिर बनी हुई है। ठीक है, गति में कोई भी वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर वस्तु की गति में वेग में अगर वस्तु के वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में त्वरण शून्य कहलाता है। ठीक है, और अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तब हम बोलते हैं कि त्वरण है। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम कहते हैं ना किसी चीज को, हम बाइक वगैरह में यूज करते हैं वर्ड कि एक्सेलरेट करना, यानी कि उसके वेग को बढ़ाना, यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है तब एक्सेलरेट जब हो रहा है तो इसका मतलब है कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पे त्वरण है। इस एग्जाम्पल से आप याद रखिए। ठीक है, अगर वेग स्थिर बना हुआ है तो त्वरण 0 है, अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है स्थिर त्वरण। स्थिर त्वरण का मतलब हो गया कांस्टेंट त्वरण। कांस्टेंट त्वरण का मतलब ये है कि जब समान समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन होगा वो समान होगा। हर एक सेकंड में जो वेग में परिवर्तन तो हुआ होगा लेकिन वो जो परिवर्तन की वैल्यू होगी वो अगर समान होगी सारे समय अंतरालों के लिए तो उसको हम बोलते हैं स्थिर त्वरण। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि स्थिर त्वरण की कंडीशन में अभी जो हम केस अज्यूम कर रहे थे ए के लिए बोल रहे थे हम, स्थिर त्वरण से गतिशील एक वस्तु का जो विस्थापन होता है एस होता है उसके समय के उसमें लगे हुए समय यानी कि समय अंतराल के स्क्वायर के समानुपाती होता है, टी स्क्वायर के समानुपाती होता है। जबकि अगर वेग स्थिर है, शून्य त्वरण है, ये था कांस्टेंट त्वरण और ये है शून्य त्वरण, यहाँ पे कोई त्वरण नहीं है यानी कि वेग स्थिर बना हुआ है। ठीक है, से गतिशील एक वस्तु का जो विस्थापन होता है वो टी के समानुपाती होता है। अब यदि हम a बराबर v माइनस यू बट्टे टी, ये अभी हमने पहली स्लाइड में देखा था, a बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। ठीक है, वेग में परिवर्तन यहाँ की कंडीशन के हिसाब से मैंने अभी बताया आपको कि लास्ट वेग v था, आरंभिक वेग u था, तो v माइनस यू उसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, वेग में परिवर्तन ये हुआ है और समय अंतराल इस वेग में परिवर्तन में कितना समय लगा है t, तो ये हो गया त्वरण। तो a बराबर v माइनस यू बट्टे टी और
एस, एस यानी विस्थापन। अभी विस्थापन का हमने सूत्र लिखा था पीछे, अभी देखिए मैं फिर से आपको एक बार दिखा, ये देखिए एस बराबर औसत वेग गुणा समय अंतराल था, विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा समय अंतराल था। तो एस बराबर औसत वेग मैंने बताया था, दो वेग की वैल्यू दी हुई है, एक यू है एक वी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे बट्टे, क्योंकि दो वैल्यूज है वेग की, बट्टे दो, तो ये औसत वेग निकल गया गुणा टी। तो इसी का हमने वहां पे यूज किया है, देखिए अभी पीछे ये देखिए। तो अब हमें पता चल गया ए बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे समय v माइनस यू बट्टे टी, और एस बराबर औसत वेग गुणा समय। ठीक है, ये दो चीजें हमें पता है। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम ए बराबर ये लें और एस बराबर ये लें और उन्हें गुणा करें, इन दोनों को अब हम गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए गुणा एस। हमें क्योंकि हमने बोला हम इसको और इसको गुणा करें, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी और इन दोनों की गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ए डॉट एस मतलब मल्टीप्लीकेशन, इसको मल्टीप्लाई का सिंबल है ये। तो ए इंटू एस बराबर वी माइनस यू बट्टे टी, और ये पूरा v प्लस यू बट्टे दो टी बराबर। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये t से t कट जाएगा, अंदर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करके आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इन दोनों को v माइनस यू और v प्लस यू, ये मैथ्स में भी होता है a माइनस बी और a प्लस बी का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगा है यहाँ पे। तो आप मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिएगा, यही आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे दो। अब हम इस कुछ नहीं किया है हमने फर्दर, अब हमने ए एस बराबर ये मान लिया, ठीक है, ये हट गया, ये सॉल्व हो गया। तो ए एस बराबर आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टे दो, दो को इधर ले गए हम, टू ए एस बराबर यहाँ पे ये छूट गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर को आप यहीं छोड़ दीजिए, इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसको आप सिंप्लीफाई, या आप वी स्क्वायर को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसको आप इधर ही छोड़ दीजिए, इसको लेके जाइए, और फिर हम दोनों को अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों पदों का। तो ये अगर इधर जाएगा तो यू स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यही है हमारा गति का तीसरा समीकरण। तो आज हमने यहाँ पे तीनों समीकरण पढ़ लिए गति के, गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। अब आता है एक समान वर्तुल गति। एक समान वर्तुल गति का मतलब है एक समान सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्किल में होता है जो मोशन। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे समझते हैं इसको कि आपने किसी समतल सड़क पर साइकिल की गति देखी होगी। क्या साइकिल के सभी गतिशील भाग एक ही तरह से गति करते हैं? यदि नहीं तो वे किस तरह से अलग अलग गति करते हैं, ये हमें सोचना है। क्या इन गतियों में पेंडल मारने से चाल में कोई अंतर आता है? अब हम देखते हैं, देखिए ये साइकिल सवार है, समतल सड़क पर साइकिल चला रहा है। साइकिल के पहिए पर कोई भी बिंदु पहिए के अक्ष से हमेशा निश्चित दूरी पर होती है और एक निश्चित बिंदु यानी पहिए के अक्ष के चारों ओर घूमती है। ये बिल्कुल आपने देखा होगा, एक पहिया होता है, आप नॉर्मल पहिया या कोई भी गोल चीज देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी बिंदु पहिए के अक्ष से हमेशा निश्चित दूरी पर होता है। मतलब अगर पहिए के इस पहिए पर कोई भी बिंदु होगी, या मान लीजिए कोई वस्तु इस पहिए पर है, तो वो इसके ये जो मध्य पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, इससे बिल्कुल एक निश्चित दूरी पर होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम यही समझाना चाह रहे हैं कि साइकिल के पहिए पर कोई भी, अगर साइकिल के पहिए पर कोई भी वस्तु है, कोई भी बिंदु मान लीजिए आप, कोई एक बिंदु है, वो पहिए के अक्ष से हमेशा निश्चित दूरी पर होती है। यहाँ पे जो हम पहिए का अक्ष बोल रहे हैं वो इसको बोल रहे हैं, पहिए का अक्ष जिसपे वो घूमता है। ठीक है, और एक निश्चित बिंदु यानी पहिए के अक्ष के चारों ओर घूमता है, ऑब्वियस सी बात है, और वो इस ही निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमता भी है। एक समान वर्तुल गति, यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं पेंडल पर, ये इस चेन के माध्यम से हमारा पहिया घूमता है। पहिए की गति के इस विवरण के आधार पर आप बहुत ही स्पष्ट रूप से ये निश्चित कर सकते हैं यह गति वर्तुल गति है। वर्तुल गति मतलब सर्कुलर मोशन, क्योंकि मोशन एक सर्कुलर वे में हो रहा है। पेंडल ना मारने पर फ्लाई व्हील में कोई वर्तुल गति नहीं होती है और यह सरल रेखा पर गति करता है।
इसलिए इसकी गति सरल रेखीय गति है। लेकिन पैडलिंग के दौरान इसकी गति वर्तुल गति है। अगर हम पैडल नहीं मारते हैं तो फ्लाई व्हील में कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं होता है, कोई भी वर्तुल गति नहीं होती है, और एक ये सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में गति करता है, इसलिए इसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। लेकिन जब हम पैडलिंग करते हैं तो क्या होता है, पैडलिंग करने में हम पैडल पे फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स हमारा ट्रांसफर होता है व्हील पर, और जो व्हील होता है वो सर्कुलर मोशन करता है। क्या आप साइकिल के किसी हिस्से की गति के बारे में सोच सकते हैं जो एक ही समय में दोनों तरह की गति करता हो? तो चलिए सोचते हैं। तो अब हमने सोचा, हाँ, पहिया या फ्लाई व्हील की वर्तुल गति के दौरान ये सीधी सड़क पर आगे की दिशा में चलते हैं। जब हम पैडल मारते हैं या हम साइकिल पे बैठे होते हैं, पैडलिंग करते हैं, तो पहिए में एक तो होती है आपकी वर्तुल गति, सर्कुलर मोशन होता है, और दूसरा ये सीधी सड़क पर आगे भी बढ़ रहा है, आगे की दिशा में चल भी रही है साइकिल, हमारे पहिया चल भी रहा है और घूम भी रहा है। चल रहा है मतलब वो एक दूरी भी तय कर रहा है साथ साथ में, और वो अपने अक्ष के चारों ओर भी घूम रहा है। तो इसमें दोनों तरह की गतियां हो गई, एक हो गई वर्तुल गति, ठीक है, और दूसरी हो गई हमारी सरल रेखी गति, जो कि सरल रेखा में हो रही है। तो इस प्रकार इसकी गति एक ही समय में वर्तुल गति के साथ साथ सरल रेखी गति भी है। वर्तुल गति पहिए की हो गई क्योंकि उस पे हमने पैडल पे फोर्स लगाया, तो वो उसके अक्ष पे फोर्स लगा, एक तरह से अक्ष घूमा तो पूरा पहिया घूमा, तो ये तो हो गई वर्तुल गति, और साथ साथ ये पहिया एक सरल रेखा में आगे भी बढ़ रहा है। सरल रेखा में कह लीजिए समतल सड़क पर आगे भी जा रहा है, दूरी तय कर रहा है, तो ये हो गई हमारी सरल रेखी गति। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से। तो चित्र में दर्शाए गए ट्रैक पर 4 बिंदुओं, ये ट्रैक है जिसमें कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, ट्रैक रास्ता है समझ लीजिए आप। तो और उस पर हमने 4 बिंदुएं दिखाई है, A, B, C, D, और ये जो R है ये है हमारा इस वृत्त का रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, जो कि उसके सेंटर पॉइंट से उसके परिधि, ये जो इसका आउटर पॉइंट है इसकी दूरी होती है आधा, इसके व्यास का आधा, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से पहिए के बिंदु, किसी भी बिंदु की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, पहिए के या पहिया वृत्त के। तो ABCD में त्रिज्या R के वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु की गति के बारे में सोचिए। तो ये बता रहे हैं कि एक वृत्तीय पथ है जिसकी त्रिज्या R है, R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसपे कि ABCD हमने 4 पॉइंट डिनोट करे हुए हैं, और एक वस्तु इस पर गतिशील है, उसके बारे में हम सोचते हैं। यदि वस्तु गति के प्रत्येक चक्कर को एक ही समय में पूरा करती है तो यह समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, और इसकी गति एक समान गति होगी। अब देखिए, इस पहिए पे अगर कोई वस्तु चलना शुरू करती है, समझ लीजिए A से चलना शुरू करती है, अब वो वस्तु चलेगी चलेगी और वापस वो फिर से A पे आ जाएगी, तो उसका एक चक्कर पूरा हो गया। इस एक चक्कर के पूरा होने में वो समान समय ले रही है, ठीक है। तो यदि वस्तु गति के प्रत्येक चक्कर को, वस्तु गति का जो है, वस्तु जो है प्रत्येक चक्कर को एक ही समय में पूरा करती है तो यह समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। बिल्कुल सही बात है, ये इतनी ही दूरी तय करेगी हर चक्कर में, हर चक्कर में जितना भी समय लगेगा वो उसमें इतनी ही दूरी तय करेगी, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, ठीक है। तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी बट्टे समय, ठीक है ना, चाल बराबर हमें पता है दूरी बट्टे समय। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब दूरी भी सेम है और समय अंतराल भी सेम है, तो यानी कि इसमें क्या होगा हमारा, ये एक समान गति है, क्योंकि समान समय अंतराल में इसमें हर जो वस्तु है वो समान दूरी तय करती है, इसलिए ये एक समान गति है। चूंकि एक समान गति के दौरान समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। हमें पता है एक समान गति हम किसको कहते हैं, जबकि हम समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं। सपोज T समय में हमने अगर x दूरी तय की है, तो हमारी ये जो, और T सेकंड में हम हर T सेकंड में x ही दूरी तय करते हैं, तो ये एक समान गति है, ठीक है। इसलिए तय की गई दूरी और लिए गए समय का अनुपात यानी कि चाल स्थिर होगी। मैंने आपको बताया चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय,
जब दूरी भी सेम रहेगी, टी भी सेम रहेगा, तो इसका मतलब चाल भी उसकी स्थिर ही बनी रहेगी, वो बदलेगी नहीं। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। तो बस इसका मतलब है कि एक समान वर्तुल गति में चाल स्थिर रहती है। तो इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि एक समान जो वर्तुल गति होती है, अभी हम बोल रहे थे एक समान वर्तुल गति, तो एक समान वर्तुल गति में चाल स्थिर रहती है। चाल स्थिर क्यों रहती है? क्योंकि समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी तय कर रही है। सपोज ये एक चक्कर पूरा करने में टी समय लिया, तो हर चक्कर को पूरा करने में टी ही समय लेगी। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो दूरी और जो समय है उसकी वैल्यू हमेशा सेम बनी रहेगी। तो इसका मतलब ये एक समान गति है, ठीक है, और चाल इसकी स्थिर रहेगी। आप देख सकते हैं कि गति की दिशा चित्र में दर्शाए गए बिंदु ए बी सी डी पर बदलती है। चूंकि यहाँ गति की शिद्दत बदलती है, इसलिए वेग की दिशा भी बदलती है। अभी जो हमने एरो दिखाए हुए हैं, तीर के निशान दिखे हैं, आप देख रहे होंगे कि ए बी सी डी जो पॉइंट हमने अज्यूम किए थे, यहाँ पर ए बी सी डी का मतलब यह है कि वस्तु की स्थिति दिखाई है। ए स्थिति पर ये उसकी गति की दिशा है, बी स्थिति पर जब वस्तु आएगी तो उसकी गति की दिशा ये होगी, सी पर जब आएगी तो उसकी गति की दिशा ये होगी, डी पर आएगी तो उसकी गति की दिशा ये होगी। ये एक्चुअली क्या होता है, वृत्त के केस में हर पॉइंट पर जो गति की दिशा होगी उस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा अगर आप डालेंगे, कोई मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर डालेंगे तो उसी की डायरेक्शन में होती है। ये देखिए, ठीक है, ये है इसकी गति की दिशा। तो हम ये देख रहे हैं कि हर पॉइंट में ए में गति की दिशा ये है, बी में गति की दिशा ये है। देखिए आपको एरो के डायरेक्शन से, एरो की दिशा से ही पता चल रहा है कि गति की दिशा हर पॉइंट पर बदल रही है। यहाँ पर होगा, अगर हम अज्यूम करेंगे तो उसमें ऐसे होगी स्पर्श रेखा। तो हर पॉइंट में गति की दिशा भिन्न भिन्न है, इसलिए वेग की दिशा भी बदलती है। गति की दिशा बदली है तो गति की दिशा बदली है तो वेग की दिशा भी बदलेगी। तो हम कह सकते हैं कि एक समान वर्तुल गति में गति की दिशा में परिवर्तन के कारण वेग बदलता है और वस्तु की गति त्वरित गति होती है। देखिए वर्तुल गति में ही हमने कहा, अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि एक समान गति होती है, चाल स्थिर रहती है, वेग उसका चाल स्थिर रहती है। लेकिन यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि हर पॉइंट में गति की दिशा बदलती है, गति की दिशा बदलती है, इसलिए वेग की दिशा भी बदलेगी। और वेग की अगर दिशा बदलेगी तो इसका मतलब ये है कि एक समान वर्तुल गति में वेग की दिशा बदल रही है, तो वेग की दिशा बदल रही है, इसका मतलब ये है कि वस्तु में, वहां पे वस्तु की गति में त्वरण हो रहा है। कि त्वरण के लिए क्या आवश्यक है? त्वरण के लिए हमें पता है कि जो वेग होता है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। समान वेग से अगर कोई चल रहा है तो स्थिर गति होती है, लेकिन त्वरण कब होता है? मैंने आपको बताया था जब उसकी चाल बदलती है, उसका वेग में जब परिवर्तन होता है। जब उसकी चाल स्थिर नहीं होती, वेग स्थिर नहीं होता, तब त्वरण होता है। तो यहाँ पे वेग की दिशा बदल रही है, वेग बदले या वेग की दिशा बदले, ठीक है। तो यहाँ पे बदल गई वेग की दिशा, तो वेग की दिशा बदलने का मतलब ये है कि यहाँ पे त्वरण है। तो यानी कि जो एक समान वर्तुल गति है वो वस्तु की गति त्वरित गति होती है। यह त्वरण गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। ये त्वरण होता क्यों है? क्योंकि गति की दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा है। गति की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वेग की दिशा में भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए वहां पे त्वरण है। लेकिन हमने अभी पिछले में पढ़ा, फिर से पढ़ते हैं चीज की, लेकिन इस गति में चाल स्थिर होती है। चाल स्थिर क्यों होती है? क्योंकि वो समान समय में समान दूरी कर रही है, इसलिए चाल उसकी स्थिर है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी भी सेम वही बनी हुई है, कांस्टेंट है, और चाल समय भी कांस्टेंट है, चाल भी स्थिर है। चाल स्थिर होते हुए भी यहाँ पे त्वरण है। यह गति कितनी रोचक है? क्यों रोचक है? देखिए इसमें क्या खास बात है। क्योंकि चाल तो स्थिर, अभी जो मैंने आपको बताया, क्योंकि स्थिर चाल होते हुए भी गतिशील वस्तु त्वरण प्राप्त करती है, ठीक है। जबकि त्वरण कब होता था? जब चाल में परिवर्तन होता, वेग में परिवर्तन होता था। लेकिन वेग यहाँ स्थिर बना हुआ है, लेकिन वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। उस दिशा में परिवर्तन होने के कारण गतिशील वस्तु त्वरण प्राप्त करती है।